लोकसभा और केंद्र से संबंधित है और कुछ बातें राज्य स्तर की। मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी की जो सरकार है वो चुनावी वादे करती है, घोषणाएं करती है, लेकिन उसका पालन नहीं हो सकता होता। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने दूंगा। वैसे तो बहुत उदाहरण हैं, लेकिन कुछ उदाहरण मैं आपके सामने दूंगा जो उन्होंने जनता के सामने कमिटमेंट दिया है, घोषणा की है, उनका मैनिफेस्टो है और क्या कहा और क्या आज है, ये मैं आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहली बात तो 2014 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में मोदी जी ने कहा कि मैनिफेस्टो में भी लिखा है कि एजुकेशन क्षेत्र पे जो पब्लिक स्पेंडिंग होगी वो जीडीपी के 6% होगी। पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन विल बी रेज्ड टू 6% ऑफ द जीडीपी। लेकिन 2019 और 2020 के जो आंकड़े हैं वो हमें ये दिखाते हैं कि करंट एजुकेशन स्पेंडिंग स्टैंड्स एट ओनली 3.1%। कहाँ 6% का वादा किया और कहाँ अभी 3.1%। जो 2014 में वादा किया, मैं आंकड़े 2019-20 के दे रहा हूँ। दूसरी बात आपको याद होगी कि मोदी जी ने शायद लाल किले से ही कमिटमेंट दिया था कि वी विल मेक इंडिया अ US 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025 and US 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2032। US 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2032, ये 2019 के मैनिफेस्टो में भी उन्होंने उल्लेख किया है। और आज के हालात क्या है कि हमारा जीडीपी कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है और जीडीपी के आंकड़े साल के हर क्वार्टर में बाहर आते हैं और पिछले अभी जो आंकड़े हैं ये पिछले 20 सालों में इतना नीचे स्तर पहले कभी नहीं गिरा। मैं आपको उदाहरण देता हूं। 2017-18 के पहले क्वार्टर में हमारा जीडीपी था 5.7। 2017 के पहले क्वार्टर में जीडीपी 5.7। 2019-20 के तीसरे क्वार्टर में ये आंकड़ा गिर के 4.7 हुआ और 2019-20 के चौथे क्वार्टर में ये आंकड़ा गिर के 3.2 हुआ और अब तो 2020-21 में माइनस ये आंकड़ा हो गया। तो ये जो डिक्लाइनिंग जीडीपी है, जो आज की परिस्थिति है, इससे स्पष्ट है कि जो इन्होंने गोल सेट किया था कि हम 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट अचीव करेंगे, वो तो बिल्कुल ही संभव नहीं। उसके कई कारण हैं। डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट रहा है, जीएसटी को जो गलत तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है, कोविड के काल में अनप्लान्ड लॉकडाउन किया गया, बिना किसी तैयारी के लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ में डिक्लाइन हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट लेवल भी कम हुआ है। अब मैं
इनके दूसरे वायदे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नए जॉब्स क्रिएट करेंगे। वी विल क्रिएट 2 करोड़ न्यू जॉब्स एवरी ईयर। और आज के दिन में मैं दिसंबर 2020 के आंकड़े आपको देना चाहता हूं, जो CMIE के आंकड़े हैं, CMIE के आंकड़े। उसके अनुसार इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9%, जो सबसे हाईएस्ट है पिछले 40 साल में। दिसंबर 2019 से लेकर दिसंबर 2020 के बीच में 9 मिलियन जॉब्स हैव बीन लॉस्ट। मतलब 2 करोड़ नए जॉब क्रिएट करना तो दूर की बात, 9 मिलियन जॉब्स हमने गंवा दी। एक दूसरे वायदे की तरफ आपको बताना चाहता हूं कि 2019 के इनके मैनिफेस्टो में प्रचार के दरमियान मोदी जी ने कई बार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे पब्लिक मीटिंग्स में कहा कि हम पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से लाएंगे। ऑन रिकॉर्ड उनके 2019 के मैनिफेस्टो में। अब हम ये समझ सकते थे कि अगर बीजेपी की मेजॉरिटी लोकसभा में नहीं है और वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं ला पाए, लेकिन आज के दिन में सब जानते हैं कि बीजेपी की लोकसभा में ब्रूट मेजॉरिटी है। उसके बावजूद ये वुमन रिजर्वेशन बिल नहीं लाए। और आपको ये पता होगा कि स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी ने और राहुल जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था कि आपके पास तो मेजॉरिटी है ही है, लेकिन फिर भी आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाइए, हमारी पार्टी का पूरा समर्थन आपको मिलेगा। उसके बावजूद ये नहीं लाए। इनके कथनी और करनी में कितना अंतर, ये मंडी लोकसभा के मतदारों को याद दिलाना बहुत जरूरी है। और अब बात रही आगे, आपने देखा अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ, यूपीए सरकार को बदनाम किया गया, लोकपाल लोक आयुक्त का विषय निकाला गया, आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम हर तरीके से इफेक्टिव गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग के लिए कटिबद्ध हैं। 2019 के मैनिफेस्टो में मिनिमम गवर्नेंस की बात उन्होंने कही थी, लेकिन हमने देखा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी गांधी के पहल से, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पहल से यूपीए सरकार में जो आरटीआई लाया गया, जिसका उद्देश्य आम आदमी को एम्पावर करने का था, उसको भी आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 के माध्यम से डाइल्यूट किया गया और जो सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की पावर्स थी उसको कम किया गया, या यूं कहिए कि बिल्कुल ही उसको डाइल्यूट कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, पहली बार किसी भी देश के इतिहास में हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड बना, लेकिन आज तक जनता को ये नहीं मालूम पड़ा कि ये सरकारी फंड है या प्राइवेट फंड है।
करीबन $1.27 बिलियन इकट्ठा किया गया। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से किया गया, बैंकों से किया गया, सरकारी इंस्टीट्यूशन से किया गया, उद्योजकों के ऊपर दबाव डाल के किया गया। लेकिन इसके विषय में जब भी कोई आरटीआई लगी, इसका कोई जवाब नहीं आया। तो अगर सरकारी फंड है तो जवाबदारी होनी चाहिए, और अगर सरकारी नहीं है, प्राइवेट फंड है, तो आपने सरकारी इंस्टीट्यूशन से पैसा कैसे लिया, इसका जवाब आज तक जनता को नहीं मिला। किसानों की बात करते हैं, हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन इतने महीनों से इतने कठिन परिस्थितियों में दिल्ली में, हर प्रदेश में हो रहा है। मोदी जी को उद्योजकों से बात करने का समय है, फिल्म स्टार से बात करने का समय है, लेकिन जो हमारे अन्नदाता हैं उनसे बात करने का समय नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च की गई, घोषणा की गई कि हम इसका कवरेज देश के हर फार्मर को पहुंचाएंगे, ऑल फार्मर्स विल बी कवर्ड। लेकिन आज भी ये स्कीम लैंडलेस फार्मर्स और फार्म लेबरर्स को कवर नहीं करती। और ये जानकारी सामने आई है कि जो एलिजिबल है उनको तो नहीं मिल रहा, लेकिन 33 लाख इनएलिजिबल बेनिफिशियरीज को इसका बेनिफिट पहुंचा है। वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, क्या है ये एक शोध का विषय। साथ ही साथ यही मोदी जी ने कहा था कि हम 2022 में तक हम फार्मर्स का इनकम डबल करेंगे। ये सारी घोषणाएं जनता के सामने हुई हैं। और अभी जो करंट ग्रोथ रेट है 2019 में 4% था, आज के दिन में 3.4% है, जिससे स्पष्ट है कि ये इम्पॉसिबल है कि आप डबल फार्मर इनकम को कर सके। एमएसपी भी देने की बात उन्होंने कही थी, वो भी कहीं पे देती हुई ये मोदी सरकार दिखेगी। अब मैं थोड़ा सा स्टेट के विषय में एक विषय पार्लियामेंट का जरूर मैं कहना चाहूँगा कि हमने पिछले सांसद अधिवेशन में देखा, एक तरफ से हम कहते हैं कि पार्लियामेंट ये हमारा सर्वोच्च लोकतंत्र का मंदिर है, और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं सांसद के रूप में जनता चुन के भेजती है, उनको पूरा अधिकार होता है अपने प्रश्नों को, जनता के प्रश्नों को वहां उपस्थित करने का। लेकिन पूरे अधिवेशन काल में ना महंगाई पे चर्चा हुई, ना बेरोजगारी पे चर्चा करने दी, ना कोविड महामारी में निकम्मी सरकार के वजह से इतने हजारों लोग मरे नहीं, उनकी हत्या की गई। पहला कोविड हुआ, उस वक्त ही दूसरा कोविड होगा इसका अंदेशा दिया गया, लेकिन ऑक्सीजन की कमी हमने जो दूसरे कोविड में देखी, कितनी हजारों जानें उसकी वजह से। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि हमारे नेता राहुल जी ने जो पेगासस का कांड हुआ उसमें एक ही सवाल किया, क्योंकि ये जो इजराइल की कंपनी है NSO, उसने ये स्पष्ट किया है कि हम सिर्फ सरकारों से डील करते हैं, हम कोई प्राइवेट संस्थान से डील नहीं करते। तो राहुल जी ने सवाल पूछा कि पेगासस की यंत्रणा का इस्तेमाल मोदी सरकार ने किया है या नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। लेकिन वो जवाब भी पूरे अधिवेशन में सरकार नहीं दे सकी। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां भी हलफनामा, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसमें भी जानकारी नहीं देते हुए उस पर पर्दा डालने के लिए कहा गया कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, जबकि सवाल तो सिर्फ यही था
कि आप जुडिशरी पे, आप पत्रकारों पे, आप नेताओं पे जासूसी कर रहे हैं। ये किस संविधान में लिखा है? तो इस बात से भी सरकार जो है मुकर गई। अब मैं थोड़ी बात राज्य की करना चाहता हूं। पहली बात तो मैं मंडी आया, हमारे नेताओं से बात की। हम जो पूर्व सांसद हैं राम स्वरूप जी, उनके घर जाके हम अपने कंडोलेंसेस, अपने संवेदना प्रकट करेंगे। लेकिन एक नागरिक के रूप में मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब उनकी मौत हुई तो कहा गया कि ये सुसाइड है, लेकिन कई लोगों ने मांग की कि नहीं, उनके जैसा हंसमुख मिलनसार व्यक्ति आत्महत्या कर ही नहीं सकता। मंडी के लाखों जनता ने उनको सांसद के रूप में चुना। क्या मंडी के जनता का इतना भी हक नहीं बनता कि उनके मौत का क्या कारण है, इसका इन्वेस्टिगेशन हो? और जब परिवार ने स्वयं, उनके सुपुत्र ने, परिवार ने स्वयं मांग की कि मेरे पिताश्री आत्महत्या कर ही नहीं सकते, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने उसके पहले ये टालने के लिए कहा था कि हम कोई दूसरा मांग करेगा तो हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, लेकिन परिवार का कोई अगर मांग करेगा तो जरूर करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी भी उस बात से मुकर गए। जनता जानना चाहती है कि आप किस राज के ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं। आज जिस वजह से बाई इलेक्शन हुआ है और अब लोगों को दोबारा 5 साल के लिए उन्होंने चुना और एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया, अब उसका बाई इलेक्शन हुआ है, अगर उनकी मौत हुई है, देहांत उनका हुआ है, तो उसके कारण तो पता पड़ने चाहिए। तो ये सरकार क्या छुपा रही है? भारतीय जनता पार्टी क्या छुपा रही है? क्या अंदरूनी राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की जो वो ये नहीं करके इन्वेस्टिगेशन के लिए टालम टाल कर रही है? ये एक सवाल, बहुत अहम सवाल है, क्योंकि हम बाई इलेक्शन में जा रहे हैं तो स्वाभाविक है जनता पूछेगी कि क्या कारण है कि बाई इलेक्शन हुआ। दूसरी बात, अभी कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के गतिविधियों पे दुख भी होता है और कभी कभी हंसी भी आती है। जानकारी मिली है कि कोई यात्रा निकाल रहे हैं जन आशीर्वाद के नाम से। भैया किस बात का आशीर्वाद? आपको तो ये यात्रा का नाम जन पश्चाताप यात्रा रखना चाहिए कि आपने जनता को जो जो वायदे किए वो वायदे कोई भी आपने पूरा नहीं किया। पिछले 7-8 साल से जो केंद्र की भाजपा सरकार जनता को प्रताड़ित कर रही है और पिछले 4 साल से जो यहाँ हिमाचल में निकम्मा कारोबार भारतीय जनता पार्टी सरकार का चल रहा है, आपको तो जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हम विफल रह गए, हम अपने जो कमिटमेंट को पूरा नहीं कर सके। आज महंगाई का क्या हाल है? आज पूरे विश्व में ये चर्चा का विषय है कि क्रूड और पेट्रोलियम के प्राइसेस कम होने के बावजूद आज भारत में निरंतर टैक्स लगा के लाखों करोड़ रुपए मोदी सरकार ने इकट्ठे किए, लेकिन क्या कोई बताए कि इन लाखों करोड़ों रुपए का क्या हिसाब है?
आज पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से पूरे तरीके से इकोनॉमी हमारी चकनाचूर हो गई है। असेंशियल कमोडिटीज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हर चीज की कीमत बढ़ गई। उसके विषय में आप अपनी यात्रा में जनता को बताएं। बेरोजगारी का जो प्रमाण बढ़ गया है, जो 2 करोड़ युवाओं को आपने वादा किया था हर साल नौकरी देने का, और आज 9 मिलियन अनएम्प्लॉयड हो गए हैं पिछले 1 साल में, उसके बारे में जनता को बताएं। कोविड के महामारी में जो आपके निकम्मेपन और जो नियोजन शून्यता आपकी रही है, उससे हजारों लोगों की हत्या, मौत हुई है, उसके बारे में लोगों को बताएं। तो ये मेरे समझ के तो बाहर है कि जो सरकार में है उनकी जिम्मेदारी है। ये बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, जन आशीर्वाद यात्रा। मैं खुद कर रहा था सफर चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से मैं आया, रास्ते में मैंने देखा लोग खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं, किसी नेता का इंतजार कर रहे हैं, मास्क तक उन्होंने नहीं लगाया हुआ। तो पहला कोविड होने के बाद दूसरे कोविड का नियोजन नहीं हुआ, इसलिए ऑक्सीजन के अभाव से हजारों लोगों की मौत हुई। तो अब तीसरे कोविड के आप निमंत्रण दे रहे हैं। इतना गैर जिम्मेदार जो बर्ताव मैं नहीं किसी सरकार में देख सकता, कि देश की किसी सरकार में शायद नहीं होगा। कि मुख्यमंत्री जी की भी कई मैंने मीटिंग्स देखी, फोटो देखी, बड़ी बड़ी जलसे हम भी कर सकते हैं, लेकिन पहली बात तो हमने ऐसा जलसा किया नहीं, और दूसरा जलसा अगर कहीं पे हुआ भी होगा छोटे स्तर पे, तो हमारी सूचनाएं स्पष्ट रूप से होती है कि कोविड के जितने गाइडलाइंस हैं उसका पालन होना चाहिए, वो ये सरकार करनी है। और हम समझते हैं कि लोकतंत्र में जो है पूरे तरीके से, जैसे कि चुने हुए प्रतिनिधि, जुडिशरी, प्रेस, उसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी की एक बहुत अहम भूमिका है। और हिमाचल में क्या देखने को मिल रहा है कि कई डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े अधिकारियों की बेइज्जती करते हैं, पब्लिकली उनका इंसल्ट करते हैं, ह्यूमिलेट करते हैं। अभी चीफ सेक्रेटरी साहब को जिस तरीके से शंड किया गया, पूरे तरीके से डिमोरलाइज ये ब्यूरोक्रेसी हो गई। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं महाराष्ट्र से हूं, 3 बार विधायक रह चुका हूं। जिस तरीके से अपमानित करके चीफ सेक्रेटरी का अपमान, एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, जो भी सम्मानित व्यक्ति थे उनको पारितोषिक भी मिले थे, ये पूरे देश में इसका एक बहुत गलत मैसेज गया कि जो एरोगेंस है, वो एरोगेंस आप ह्यूमिलेट करने के लिए कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत तरीके से है। ये बात एक करते हैं, जब विपक्ष में होते हैं तो एक बात करते हैं। मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो कहती थी कि ये बोर्ड कॉर्पोरेशन की जो नियुक्तियां होती हैं, ये जी पैसे के वेस्टेज है। आज इतने लाखों का, करोड़ का हमारे हिमाचल के सरकार पे कर्जा है, दिन ब दिन कर्जा बढ़ रहा है, लेकिन पॉलिटिकल एडजस्टमेंट के लिए मुख्यमंत्री जी लगातार अपॉइंटमेंट्स बोर्ड कॉर्पोरेशन कमिटीज की कर रहे हैं, जो कि फिर कर्जा बढ़ेगा, कर्जा बढ़ेगा, जनता के टैक्स बढ़ेंगे। तो जनता के जो प्रताड़ित करके आप अपनी पार्टी की सहूलियत कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है। और अभी तो बाई इलेक्शन में तो एक बहुत खास ही बात हमको देखने को मिली। बाई इलेक्शन तो खैर हर राज्य में होते हैं, हमारे राज्य में भी हैं, लेकिन जहां चुनाव वही घोषणा। मुख्यमंत्री जी का जो तंत्र है, तंत्र मंत्र जो भी कहिए, जहां पे चुनाव वहां पे घोषणा। कहीं एसडीएम ऑफिस खुल रहा है, कहीं ब्लॉक ऑफिस की घोषणा हो रही है, कहीं तहसील की हो रही है। आप
पिछले 3.5-4 साल में सोए हुए थे क्या? अगर जनता का हित सर्वोपरि आपके मन में था तो आप किसने रोका था पिछले 3-4 साल में ये घोषणाएं करने के लिए? और मैं तो एक बहुत बड़ा सवाल आज आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूं। मैं 3 बार विधायक रह चुका हूं और हमारी पार्टी की तरफ से मैं हमेशा बजट के ऊपर बोला करता था, तो बजटरी सिस्टम का मेरा थोड़ा स्टडी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई भी घोषणा करने का निश्चित रूप से अधिकार है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आप जो घोषणा कर रहे हैं उसका बजटरी प्रावधान है कि नहीं। ये सरकार सिस्टम के प्रोसीजर के आधार पे चलती है। ये कोई राजा महाराजाओं की विरासत नहीं है कि कह दिया मैंने ये दे दिया सो दे दिया। यहाँ पे आप जो भी घोषणा मुख्यमंत्री जी या कोई मंत्री करते हैं तो पहले उसका बजटरी प्रावधान होना चाहिए, और अगर बजटरी प्रावधान नहीं है तो सप्लीमेंट्री बजट में उसका प्रावधान होना आवश्यक है। और तीसरी बात, अगर सप्लीमेंट्री बजट में प्रावधान कर भी दिया तो मुख्यमंत्री जी ने एक प्रोजेक्ट की घोषणा की, वो प्रोजेक्ट 20 करोड़ का है और सप्लीमेंट्री बजट में प्रावधान किया 10 लाख का, तब तो आने वाले 20 साल में इसका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास फंड्स का प्रोविजन नहीं। तो इस तरीके से जनता को बेवकूफ ये सरकार बना रही है। हमने देखा पिछले टाइम चुनाव के टाइम में नितिन गडकरी जी आए, कुछ पेंशन नेशनल हाईवे की घोषणा की, कितने लाख हजार करोड़ रुपए का प्रावधान है ऐसा घोषणा करके चले गए। अब हाल ही में कुल्लू आए, जब उनसे सवाल किया गया तो पुरानी घोषणाओं के बारे में कुछ भी वो स्पष्ट नहीं कर सके, नई घोषणाएं करके चले गए। और वही हाल इधर का है। मुझे बताया गया कि यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि बल वैली में जो है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेगा करीबन 700 करोड़ रुपए की लागत से। आज 4 साल हो गए, कोई प्रगति नहीं हुई। लैंड एक्विजिशन, जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ। और मुझे जो बताया गया वो वहां पे जो जमीन है वो उपज जमीन, फर्टाइल लैंड है। जनरली ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जहां आते हैं तो हमारा एक ट्रेडिशन रहा है कि हम फर्टाइल लैंड को डिस्टर्ब नहीं करें। और यही भारतीय जनता पार्टी थी जब वीरभद्र जी के कार्यकाल में हमारी सरकार ने पहल लेके कहा कि आपको 2 गुना कंपनसेशन मिलेगा। इन्होंने मांग की थी कि 2 गुना कम है, 4 गुना कंपनसेशन मिलना चाहिए। और अभी मुझे बताया गया कि सर्कल की प्राइसेस रिड्यूस कर दी गई। तो आप कितना जो है जनता को चीट करोगे। और कोई भी विकास का चेहरा तो सड़कें होती है। मैं 2 दिन से लगातार सुंदरनगर से मंडी आ रहा हूं बैठकें करने के लिए। आप सब पत्रकार भाई स्थानिक हैं, मेरे से ज्यादा जानकारी आपको है, लेकिन बड़े दुख के साथ मैं बताना चाहता हूं कि ये नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे की हालत ऐसी है। मैं तो एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं सुंदरनगर से मंडी तक कि यहाँ पे रास्ते में खड्डा है या खड्डे में रास्ता है, इसका अंतर भी जो है हम नहीं जान सकते। घोषणा कर दी गई दरंग में जो है सॉल्ट माइन होगी। रामस्वरूप जी ने घोषणा की कि लैंड का अधिग्रहण हो गया, 300 करोड़ का प्रावधान हो गया। कल अनुराग ठाकुर जी कह के गए कि वहां तो जो है खेल का मैदान बनेगा। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी है। और भी कुछ मुद्दे हैं, मैं अगली बार आपसे संवाद करूंगा तो वो रखूंगा। मेरी बात आपने बहुत पेशेंटली ध्यान से सुनी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपके कोई भी प्रश्न है उसका जवाब देना मैं तैयार हूं। failure of BJP government in all corners. जी, फिर क्यों बीजेपी ज्ञान करेंगे, क्या आप देखते हैं? इसमें 2-3 कांग्रेस अपनी बात लोगों तक
दो तीन बातें